इस ट्यून को सुनने के लिए यहाँ पैदा हुए थे, सो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, कि तुम कहीं और पैदा नहीं हुए, यहाँ हुए हो। उसको नेशनल एंथम कहते हैं। उससे भी जानवर डिसिप्लिन का सबक सीखता है। और उस दौरान अगर वो लेफ्ट राइट हो, लाइन तोड़े, अपनी लाइन से बाहर आ जाए, शोर करे, मजाक करे, तो सबके सामने उस जानवर को मारा जाता है, ये बताने के लिए कि हम अथॉरिटी हैं और तुम गुलाम हो और तुम यहाँ सिर्फ बात मानने आए हो। फिर उस जानवर को डब्बों की तरह के कमरों में उस असेंबली से उठा के भेजते हैं, जो कि मेरा बैठना जब नर्सरी और मॉन्टेसरी के बच्चों के साथ हुआ ना, तो उनके जहनों में जो सवाल थे, इट्स सच अ क्रिएटिव क्वेश्चंस जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया। किसी ने पूछा कि ये चांद गोल क्यों होता है। तो किसी के जहन में सवाल था, ग्रॉस ग्रीन क्यों होती है। और एक ने तो पूछा, यूनिवर्स की बर्थडे कब आती है, यानी कि आपके जमीन की अर्थ की बर्थडे कब आती है। आपको सवाल लग रहे होंगे सुनने में, सोचने में बहुत इलॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि एक छोटे से सबकॉन्शियस माइंड में ये सवाल आए कैसे। यानी कि एक तजस्सुस था, यानी कि एक क्रिएटिविटी थी। और इसी का अपोजिट आप देखें, एक मैट्रिक का जो स्टूडेंट होगा उसके जहन में ये वाले सवाल नहीं आएंगे, उसके जहन में ये वाली चीजें रिप्रोड्यूस ही नहीं होंगी। आखिर क्यों? एक मैट्रिक के स्टूडेंट के जहन में ये प्रोफाउंड क्वेश्चंस आते ही क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या होता है? मैट्रिक्स नर्सरी से मैट्रिक तक के बीच का जो सफर है, इसमें ऐसा क्या होता है कि ये प्रोफाउंड क्वेश्चंस, ये क्रिएटिविटी वाले सवालात मैट्रिक के स्टूडेंट को क्यों नहीं आते? क्या वो स्कूल से मैट्रिक तक लेकर केजीओ वाली ट्रेनिंग है, या कॉलेज में मेंटल हेल्थ का डिस्ट्रॉय होना, या यूं कहें कि यूनिवर्सिटी इस ताबूत में आखिरी कील ठोकती है? तो इन सब के बाद लीजिए बेशक कीमत और बेशक खिदमत पेश है एक सर्टिफाइड गधा मेड इन पाकिस्तान। अब आप कहेंगे, बिलावल सर्टिफाइड गधा क्यों कह रहा है, वो तो यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया भाई, डिग्री लेकर आया है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। क्यों क्यों, वो भी तो उसी रट्टा कल्चर से निकल कर आया, जो पढ़ाया गया उसने वही पढ़ा, जो एक माइंड में उसके बिठाया गया उसने वही पढ़ा, जो पढ़ाया, जो पढ़ा उसी को रिप्रोड्यूस करा। उसमें क्रिएटिविटी वाला तो कुछ कमाल ही नहीं था, कुछ क्रिएटिविटी तो उसने करी ही नहीं। अगर हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें, हमारे स्कूल्स हों, हमारी कॉलेजेस हों, या हमारी यूनिवर्सिटीज हों, वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। जिसका पूरा पूरा फायदा उठाया हमारे प्राइवेट सेक्टर्स ने, वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट सेक्टर्स ने इसका मुकम्मल फायदा उठाया। मेरा मकसद यह हरगिज किसी को ब्लेम करना नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर्स को इस चीज का जिम्मेदार ठहराना है, लेकिन मैं मुमकिन सवालात के जवाबात तलाश कर रहा हूँ, जो मिलकर आपने और मैंने करने हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, हमारी आने वाली जनरेशन है। इसके लिए एजुकेशनल सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब एक 7 साल का बच्चा पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम में एडमिशन के लिए जाता है ना, तो एक वेल एजुकेटेड टीचर आती है उसके पेरेंट्स के पास और कहती है कि आपका बच्चा अभी बहुत बड़ा हो गया है, ये बच्चा नर्सरी के लिए नहीं है, ये दूसरे बच्चों से लड़ेगा, उनको मारेगा, उनको हिट करेगा। क्यों? क्योंकि सब बच्चे इससे छोटे हैं। अब घर वाले कहते हैं, लाडला था, एडमिशन नहीं करवाया हमने, आप इसका एडमिशन कर लें, लेकिन दे आर रिफ्यूज। और वो एक सो कॉल्ड इंटरनेशनल लेवल की तर्ज का स्कूल कहलाता है खुद को। अगर एक मिनट, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं और इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम की बात करूं, वो तो फिनलैंड का है, जहां बच्चे को एडमिशन ही 7 साल की उम्र में मिलता है। 7 साल से पहले उसको सिखाया जाता है कि बेटा आपका घर ही आपका स्कूल है, आपके पहले टीचर आपके पेरेंट्स हैं, जहां आपको बेसिक एथिक्स सिखाई जाती है, आपके घर में गुड टच और बैड टच बताया जाता है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, आप जाके वीडियो में देख लें, बात तभी हो जाएगी, गुड टच बैड टच एंड हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू मेट आवर अर्ली करियर। इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। खैर, तो सवाल तो ये है कि पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम इतना एक्सपर्ट है कि वो दुनिया के नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम से आगे निकल गया, या हमारे टीचर इतना एक्सपर्ट हैं जो एक 7 साल के बच्चे को तरजीह ना देते हुए 4 साल के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मेरा मकसद यहाँ हरगिज नेगेटिविटी स्प्रेड करना नहीं है,
डब्ल्यूएचओ के सर्वे के मुताबिक 4 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसका दिमाग प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी वाला होता है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उस वक्त वो चीजें पिक कर रहा होता है, वो लैंग्वेजेस सीखता है, वो गुड टच और बैड टच सीखता है, वो सामने वाले को उस फेज में होता है कि वो सामने वाले की बातें जज करता है, उसको सीखता है। मैं यहाँ पेरेंट्स से भी कहूंगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करा के बेफिक्र तो हो जाते हैं, लेकिन आप देखें वो जहाँ जा रहा है वहाँ टीचर ट्रेंड है, अनट्रेंड है। अब बच्चे के जहन में कोई सवाल आता है, वो कुछ सवाल करता है, तो एक अनट्रेंड टीचर उस बच्चे का वो सवाल कर उसको सवाल करने से वहीं रोक देता है या उसको किसी नई एक्टिविटी में लगा देता है। अब आप सोचें, अगर आपका बच्चा गलती करेगा और वो टीचर आपके बच्चे को डांट कर या मार कर चुप करवा देता है, तो क्या आपका बच्चे के दिमाग में फिर कोई नई चीज आएगी? क्या वो फिर गलती करने से पहले सोचेगा नहीं? अब वो गलती अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, लेकिन वो गलती करने से सोचेगा, और यहीं से शुरुआत होती है जिंदगी में आगे ना बढ़ने के फेयर की। यहीं से शुरुआत स्टार्ट होती है फेयर टू फेलियर की। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बिठा दिया गया है, गलती करोगे तो ताने मिलेंगे, डांट पड़ेगी, मारा भी जाएगा। तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई है, जो हमेशा अपनी हम प्रोफेशनल और प्रोफेशनल से लेकर हम अपनी एंड ऑफ द लाइफ तक उसको अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है ये। अब सवाल ये होता है, ये अर्ली एजुकेशनल सिस्टम आया कहाँ से? साल था 1806, नेपोलियन और पर्शियन आर्मी की वॉर थी। पर्शियन आर्मी इज द वन ऑफ द बेस्ट आर्मी उस वक्त के हिसाब से, लेकिन वो फिर भी हार गई। वो वॉर हार गई और फिर पर्शिया को अपनी एक टेरिटरी नेपोलियन आर्मी को, नेपोलियन रिपब्लिक को देनी पड़ी। अब जब रिसर्च की गई कि हम वॉर क्यों हार गए और वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो हम हार क्यों गए? तो जब रिसर्च करी पता चला कि वो जो सोल्जर्स लड़ रहे थे उन्होंने अपना दिमाग चलाया, उन्होंने कुछ नया करना चाहा। तो फिर उस वक्त जो जर्नल्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने एक थ्योरी बनाई। थ्योरी बनाने के बाद उन्होंने एक रिसर्च करी, उसके बाद एक अर्ली एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया पर्शिया में। वो क्या था? अब उनका दिमाग ये था कि एक छोटा बच्चा जो 3 साल 4 साल का होगा, हम उसके दिमाग पे कंट्रोल बचपन से करेंगे, उसको ओबीडियंट बनाएंगे। जो उसको सिखाया जाएगा, जो उसको बताया जाएगा, वो वही करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये चीजें फोर्सेस में अच्छी लगती है। फोर्सेस में डिसिप्लिन, एनफोर्समेंट में डिसिप्लिन, ओबीडियंट और अथॉरिटी की बात मानना अच्छा लगता है, लेकिन हम ये सिविल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपकी गलतियों का एहसास करवाता है और फिर आपको सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है। तो क्योंकि हमें जो बुक्स में पढ़ाया गया, जो हमें हमारे कल्चर में है, जो 1947 से आजादी के 76 साल से जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम एक्सेट्रा कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमें जो पढ़ाया जा रहा है हम वो रट्टा लगा लेते हैं। जब आप पुरानी चीजों को पढ़ी हुई रट्टा लगाओगे तो नई चीज आएगी कैसे? आप प्रोड्यूसिबल चीज को रिप्रोड्यूस करे जा रहे हो। आप आपके पास अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, आपके पास अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। क्या आपके पास कोई क्रिएटिविटी हो, आपने कुछ नया कर लिया हो? जब ऐसी चीजें होती हैं, जब हर बंदे को देखकर डॉक्टर का इंजीनियर ही बनना होता है, तो कोई नई इजाद नहीं करता। इसका सोल्यूशन क्या है? हमारी जीडीपी देखी जाए तो 2 to 3% ऑफ द बजट एजुकेशन पे हम खर्च करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा-सा बढ़ाकर अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को, अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को, अगर अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस को हम इस लायक बना दें कि हमारा हर बच्चा वहाँ आकर पढ़े, वहाँ आकर एजुकेशन टीचर्स एक इंटरनेशनल लेवल के मयार के टीचर जो हमारे, तो फिर बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। वरना प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर में आप रट्टा कल्चर में तो रहेंगे और फिर हमेशा डस्टर और चॉक के पैसे भी आप अपने बच्चे को अपनी जेब से दे रहे होंगे।